लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और वो नीचे जाने लगी। अजय तेजी से लपकता हुआ वापस पहुंचा। सर्विस लिफ्ट को यथास्थान पाकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने एक बार गलियारे में दोनों निगाहें दौड़ाई और वहां किसी को ना पाकर अलमारी से लाश का बंडल निकाला, उसे साथ लिए आनन फानन लिफ्ट में जा घुसा। उसने पैनल पर सबसे निचला बेसमेंट वाला बटन दबा दिया। दरवाज़ा बंद होते ही लिफ्ट नीचे जाने लगी। अजय ने बड़ी भारी राहत महसूस करी और रिस्ट वॉच पर निगाह डाली। गली में कार पार्क किए हुए पूरे 15 मिनट हो चुके थे। लिफ्ट बेसमेंट में जा रुकी और उसका दरवाज़ा खुल गया। अजय ने होल्ड वाला बटन दबाकर लाश को उठाए बाहर निकला। उसने गली के और खुलने वाले दरवाजे की चाबी जेब से निकालकर ताला खोला। चाबी वापस जेब में डाली और थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँका। अंधेरे में कार के अलावा ना तो कुछ दिखाई दिया और ना ही कोई आहट सुनाई दी। उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि कार किसी की निगाहों में आ चुकी थी या नहीं, या फिर ये कि उस वक्त भी कार के आसपास कोई मौजूद है भी या नहीं। थोड़ी देर अनिश्चित सा खड़ा रहने के बाद उसने रिस्क लेना ही बेहतर समझा। वो बाहर निकला, दरवाज़ा बंद करके सतर्कतापूर्वक कार के पास पहुंचा। अंधेरे में पहले आसपास निगाहें डालीं और फिर गली में दोनों ओर निगाहें दौड़ाई। कहीं भी किसी की भी मौजूदगी का आभास ना पाकर उसने लाश को डिक्की में ठूस दिया। जेब से कार की चाबियां निकालकर डिक्की लॉक कर दी। फिर स्वेट में कांता से ली गई जुराबें निकालकर दस्तानों की भांति हाथों पर चढ़ा लिया। ड्राइविंग सीट पर बैठकर पहले स्टीयरिंग को अच्छी तरह जुराबों से रगड़ा और फिर इंजन स्टार्ट करके पार्किंग लाइट की रोशनी में कार आगे बढ़ा दी। सड़क पर पहुंचकर उसने हेडलाइट्स बाकायदा ऑन की और औसत से भी कम रफ्तार से कार ड्राइव करने लगा। उसकी निगाहें बराबर रियर व्यू मिरर पर जमी रहीं और पीछे से जो भी वाहन आए बगल से गुजरकर आगे बढ़ते चले गए। जब उसे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि उसकी कार में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो इत्मीनान से लेकिन धीमी रफ्तार से कार चलाता रहा। वो सड़क वन वे थी और वहाँ यातायात बहुत ही कम था। उसने अपने अगले कदम के बारे में सोचना शुरू किया। लाश और कार को कैसे और कहाँ छोड़ा जाए। बेहतर तो यही होगा कि दोनों चीज़ें अलग अलग स्थानों से बरामद हो। लाश को डिक्की से निकालकर कंबल से अलग करके ऐसी जगह डाल दिया जाए कि वो अगले रोज़ बरामद हो जाए। लाश को छुपाने की कोशिश में ना तो समझदारी थी और ना ही कोई फ़ायदा था। फिर कार को काफ़ी दूर ले जाकर किसी ऐसी जगह पार्क कर दिया जाए जहां वो किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना कई रोज़ तक खड़ी रह सके। इस तरह हरिहर की लाश की शिनाख्त होने में देर लगेगी ही, और साथ ही उसका मेघदूत होटल के स्वीट नंबर 810 से भी कोई संबंध नहीं जोड़ा जा सकेगा। उसे अपना ये फैसला ठीक लगा और वो सामान्य ढंग से कार ड्राइव करता रहा। वह शहर के खुली और कम आबादी वाले भाग की ओर बढ़ रहा था। वहाँ लाश को डिस्पोज ऑफ करना महफूज और सहूलियत वाला काम था। सामने चौराहे की ट्रैफिक लाइट्स नज़र आ रही थी। उस वक्त लाइट रेड हो चुकी थी। रियर व्यू मिरर में दाईं ओर से तेज रफ्तार से आती एक कार भी उसे दिखाई देने लगी थी। उसने कार की स्पीड और कम कर दी। पीछे से आती कार वाले ने लाइट द्वारा सिग्नल दिया कि उसे रेड लाइट पर रुकना था और लाइट चेंज होने के बाद ही चौराहा क्रॉस करना था। लेकिन डिक्की में लॉक्ड लाश की वजह से अजय का चौराहे पर रुककर खामखाम वक्त ज़ाया करना कोई इरादा नहीं था, खासतौर पर इसलिए भी कि सड़क पर ट्रैफिक नहीं था। उसकी कार की रफ्तार मुश्किल से 10 मील घंटा थी और वो ब्रेक लगाने के लिए पूरी तरह तैयार था जब पीछे से आती हुई ब्रेक और टायर की मिलीजुली चीख सहित चौराहे पर इस ढंग से आकर रुकी कि उसके अगले पहिए सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी को क्रॉस कर गए थे। अजय ने अचानक एक्सीलेटर दबाकर अपनी कार बढ़ा दी। वो चौराहे को लगभग पार कर चुका था, तभी दूसरी कार बिना हॉर्न बजाए कोई और संकेत दिए तेजी से आगे झपटी। नतीजे के तौर पर दूसरी कार का अगला बाया मडगार्ड धीमी रफ्तार से जा रही एम्बेसडर के पिछले दाएं बम्पर से टकरा गया था। धातु से धातु टकराने की जोरदार आवाज़ वातावरण में गूंज कर रह गई। जोरदार टक्कर द्वारा लगे तेज झटके के कारण अजय स्टीयरिंग व्हील पर जा गिरा और एक पल के लिए बेकाबू हो गई कार कुछ इस ढंग से घूमी कि उसका अगला सिरा फुटपाथ पर चढ़ गया। अगर अजय ऐन वक्त पर ब्रेक नहीं मार देता तो वो जोर से एक पेड़ से जा टकरानी थी। ब्रेक लगने से वो टकराई तो नहीं, लेकिन उसका बम्पर सामने पेड़ के तने से जा सटा था। दूसरी कार सड़क पर ही रुक गई थी। उसका पिछला सिरा एम्बेसडर के पिछले हिस्से के साथ अड़ गया था। गुस्से से भुनभुनाते अजय ने इंजन बंद कर दिया और वो मन ही मन दूसरे कार वाले को कोस रहा था। साथ ही भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि एम्बेसडर का कोई टायर पंचर ना हो गया हो, क्योंकि टायर पंचर हो जाने की हालत में व्हील चेंज करना ज़रूरी था और व्हील चेंज करने के लिए डिक्की खोलनी पड़ती, और खुली सड़क पर डिक्की खोलने का सीधा सा मतलब था सर्वनाश।
वो झटके से दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा। तभी उसे याद आया कि उसके हाथों पर जुराबे दस्तानों की भांति चढ़ी हुई थी। उसने फौरन उन्हें उतार कर पैंट की जेब में ठूसा और कार का चक्कर लगाते हुए ठोकर मारकर पहले अगले और फिर पिछले टायर चेक किए। गनीमत थी कि चारों टायर सही सलामत थे। उसने कार के पृष्ठभाग का निरीक्षण किया। दाएं बम्पर में डेंट पड़ जाने के अलावा अन्य कोई नुकसान एम्बेसडर को नहीं पहुंचा था। दूसरी कार फिएट थी। उसका अगला मडगार्ड अंदर की ओर मुड़कर पहिए से जा रहा था और वो ऐसी स्थिति में थी कि उसे धकेल कर आगे किए बगैर पेड़ और फिएट के बीच फंसी एम्बेसडर को निकाला नहीं जा सकता था, जबकि अजय फौरन एम्बेसडर को उस स्थान से दूर ले जाना चाहता था। दोनों कारों के पीछे खड़ा वो दूसरे ड्राइवर की बेवकूफ़ी पर मन ही मन बुरी तरह ताव खा रहा था, लेकिन हालात की नज़ाकत को देखते हुए वो अपने गुस्से पर काबू पाए हुए था। किसी भी कीमत पर कारों को यथासंभव शीघ्रतापूर्वक अलग करने में ही उसे अपनी कुशलता नजर आ रही थी। तभी फिएट का अगला दरवाज़ा खुला और पुनः भड़ाक से बंद कर दिया गया। एक हष्ट पुष्ट आदमी फिएट की बगल से घूमकर चीखता हुआ तेजी से उसके पास आ पहुंचा। अंधे हो क्या? देखकर कार नहीं चला सकते? सामने से इस तरह टक्कर मारकर मेरी गाड़ी का सत्यानाश कर दिया। वह टांगे चौड़ाकर अजय के सामने खड़ा हो गया, आंखें फाड़ कर उसे घूरने लगा। उसके मुंह से शराब की तेज गंध आती महसूस करके अजय तनिक पीछे हट गया। तुमने रेड लाइट द्वारा चौराहे पर रुकने का संकेत दिया था, वो शांत स्वर में बोला। तुम्हें रुकना चाहिए था। मैं रुका तो था। क्या तुमने मुझे रुकते हुए नहीं देखा? लेकिन तुमने जानबूझकर ठीक मेरे सामने कार रोकी, वो मुट्ठियां भींचकर घुर्राता हुआ बोला। चांद की रोशनी में नशे के कारण तनावपूर्ण उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया साफ नजर आ रहा था। पहले तो गलती करी और अब मुझसे उलझना चाहते हो? अजय एहतियातन और एक कदम पीछे हट गया। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी कार को आगे करना चाहता हूँ ताकि अपनी कार को निकाल सकूँ। यहाँ अटके रहकर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर किसी वजह से पुलिस आ गई तो हमें सारी रात यहीं बितानी पड़ेगी। आओ, अपनी कार को धकेलने में मेरी मदद करो। वो उस आदमी के बगल से गुजरा ताकि फिएट को आगे धकेलने की कोशिश कर सके। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिएट वाला आदमी चीखता हुआ झपटा और आगे बढ़कर अजय की छाती पर अपना हाथ अड़ा लिया। मेरी कार को हाथ मत लगाना। इसका फैसला हम यहीं रहकर आपस में करेंगे। इस तरह मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अजय गहरी सांस लेकर पीछे हट गया। उसका धैर्य अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था और इस वक्त इस स्थान पर एक जिद्दी और झगड़ालू शराबी के मुंह लगने की स्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं था। उसने बिना किसी पूर्व चेतावनी के दाएं हाथ का घूंसा सामने खड़े फिएट वाले आदमी की कनपट्टी पर जमा दिया। घूंसा इतना वजनी था कि फिएट वाला आदमी खड़ा नहीं रह सका। वह तौरा कर नीचे गिरा और उसकी चेतना जवाब दे गई। उसे सड़क पर फैला छोड़कर अजय झपट कर फिएट के ड्राइविंग सीट वाली साइड में पहुंचा। खिड़की से अंदर झाँक कर देखा, गियर न्यूट्रल में था। फिर वही फिएट के पीछे पहुंचा। उसने दोनों हाथों से उसे आगे धकेलने की कोशिश की, लेकिन कार उसी तरह खड़ी रही। वो घुटने के बल नीचे झुका और फिएट के बम्पर पर दोनों हाथ जमाकर पूरी ताकत से उसे आगे धकेला। फिएट थोड़ी सी हिली ही थी। पीछे से आती एक कार के हेडलाइट्स की रोशनी उस पर पड़ी। उसने फौरन गर्दन घुमाकर पीछे देखा और जो कुछ उसे नजर आया उसके छक्के छुड़ाने के लिए वो काफ़ी था। पीछे से एक पुलिस पेट्रोल कार औसत रफ्तार से उधर ही आ रही थी। उसकी छत पर लगा लाल रोशनी वाला बल्ब बार बार जल बुझ रहा था और हेडलाइट्स की रोशनी दुर्घटनाग्रस्त कारों पर केंद्रित थी। एक पल के लिए अजय को लगा मानो उसका समस्त शरीर को लकवा सा मार गया था। फिर वो धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। प्रथम प्रतिक्रिया स्वरूप उसके मन में आया कि डिक्की में बंद लाश समेत एम्बेसडर को वहीं छोड़कर भाग खड़ा हो। अपनी इस इच्छा पर वह बड़ी मुश्किल से काबू कर पाया। वैसे भी इसके लिए न सिर्फ देर हो चुकी थी, बल्कि खुली सड़क पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी जिसकी आड़ लेकर वह भागने की कोशिश करता। नज़दीक आती जा रही कार की रोशनी बराबर उस पर पड़ रही थी, इसलिए इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था कि पुलिस कार में मौजूद ऑफिसर ने रात के समय का आदमी को सड़क पर निश्चल पड़ा और दूसरे को उसे छोड़कर भागता देखकर शूटिंग शुरू करने में हिचकिचाना नहीं था। अजय के सामने वहां रहकर स्थिति का सामना करने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं था। उसे ब्लफ देकर वहीं से निकलना होगा
अगर किस्मत ने साथ दिया और कार में मौजूद पुलिस पार्टी का कोई आदमी उसका परिचित निकला तो इस दुर्घटना के बारे में उसके कथन पर यकीन करके उसे वहां से जाने भी दिया जा सकता था। पुलिस कार रुकते ही वो भारी कदमों से धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ गया। कार में मौजूद वर्दीधारी आदमियों पर निगाह पड़ते ही वो समझ गया कि उसकी तकदीर दगा दी गई थी। उनमें से कोई भी उसका परिचित नहीं था। उनमें सबसे पहले जो आदमी बाहर निकला वह ऊंचे कद और चेहरे मोहरे से ही बदमिजाज नजर आने वाला एसआई था। उसने बड़े ही अधिकारपूर्ण ढंग से दोनों कारों और सामने खड़े अजय पर निगाह डाली और तनिक रौबीली आवाज में पूछा, क्या है ये सब? यहाँ दूर दूर तक और कोई तो बाहर नजर आ नहीं रहा। कैसे कर टकरा गई तुम दोनों की कारें? अजय ने जवाब नहीं दिया। वो कार से उतरे औसत कद और भारी बदन वाले दूसरे एसआई को देख रहा था। उसके साथ एक हेड कांस्टेबल भी था। दूसरे एसआई ने सड़क पर पड़े फिएट के ड्राइवर को संकेत किया, इसे ज़्यादा चोट आई है? सोता रहेगा तो उतर जाएगी, अजय लापरवाही से बोला। एसआई आगे बढ़ा और नीचे पड़े आदमी के ऊपर झुक गया, जहां ऊंचे कद वाले एसआई पहले से ही मौजूद था। नशे में है, ये फिट इसी की है, अजय ने कहा। आप लोग खुद देख सकते हैं, इसने रेड लाइट होने के बावजूद चौराहा पार किया और पीछे से मेरी कार में टक्कर मार दी। चुपचाप खड़े रहो, हेड कांस्टेबल बीच में दखल देकर डांटता हुआ बोला। जब कुछ पूछा जाए तभी जवाब दो, हमारे अफसर खुद पता लगा लेंगे ये सब कैसे हुआ। भारी बदन वाले एसआई ने पलट कर अजय को घूरा। ड्राइविंग लाइसेंस है? अजय ने अपना पर्स निकाला, उसमें से पोलराइड ड्राइविंग लाइसेंस निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। ड्राइविंग लाइसेंस लेकर हेडलाइट्स की रोशनी में उसका निरीक्षण करने लगा और इस बीच पहला एसआई भी फिएट के ड्राइवर की हालत का अच्छी तरह मुआयना कर चुका था। वो अजय के पास आ खड़ा हुआ। तुमने इस आदमी पर किसी चीज़ से हमला किया था? ये झगड़ा करने के इरादे से लड़खड़ाता हुआ मुझ पर झपटा था और मैंने अपने बचाव के लिए इसे धक्का दे दिया। बहुत ही धैर्यपूर्वक जवाब देता हुआ वो बोला, देखिए ऑफिसर, इस बात को बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। आप देख ही रहे हैं किसी का भी कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है। अगर फिएट को थोड़ा पीछे हटा दिया जाए तो मैं अपनी कार निकाल कर यहाँ से जा सकता हूँ। एसआई ने सर से पाँव तक उसे घूमा। बड़ी जल्दबाजी में हो, ऐसी क्या जल्दी है? वो सर्द लहजे से बोला। ये एक्सीडेंट का केस है, बाकायदा इसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। फिर अपने साथी से पूछा, इसका लाइसेंस सही है प्रमोद? एसआई प्रमोद हेडलाइट्स की रोशनी में अजय के ड्राइविंग लाइसेंस में दर्ज ब्यौरा अपनी नोटबुक में नोट कर रहा था। हाँ, उसका स्वर ऐसा था कि मानो लाइसेंस को सही पाकर उसे निराशा हुई थी। नाम अजय कुमार, पेशा प्रेस रिपोर्टर। अरे अवतार सिंह, ये तो वही प्रेस रिपोर्टर है ना जिसका नाम अक्सर ठंडा में छपता रहता है? अवतार सिंह ने धीरे से कहा और फिर अजय से मुखातिब हुआ। तुम अजय कुमार हो? पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं, बल्कि किसी ने भी नहीं पूछा। अब आपको मेरे बारे में पता चल ही गया है तो क्यों ना इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। इतनी जल्दी मत करो। प्रेस रिपोर्टर होने का मतलब ये नहीं कि कानून से खास किस्म की रियायतें पा जाओगे। अजय के सब्र का प्याला तेजी से भरता जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से स्वयं को सामान्य बनाए हुए रखा हुआ था। मैं कोई खास रियायत तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। तुम जानते हो मैं भी इसी शहर का बाशिंदा हूँ, यही रहता हूँ, कहीं भाग कर नहीं चला जाऊँगा। और फिर इस मामूली सी बात की वजह से सारी रात यहाँ खड़े रहने की क्या तुक है? हमें कहीं जाने की जल्दी नहीं है, अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्टर साहब की कार के पेपर्स चेक करो प्रमोद। इस बीच दो अन्य कारें वहां आकर रुकी थी। अवतार सिंह ने चले जाने का संकेत किया तो उनके मालिक बेमन से आगे बढ़ गए। प्रमोद ने अजय का ड्राइविंग लाइसेंस लौटा दिया। वह एम्बेसडर के पास पहुंचा और दरवाज़ा खोलकर ग्लव कंपार्टमेंट से कार के पेपर्स निकालने लगा। अजय हिचकिचाहट में पड़ गया। उसके जी में आया उन्हें बता दे कि वो कार उसकी नहीं है, वो किसी से मांग कर लाया था। लेकिन फिर साथ ही उसे एहसास हो गया कि कार के मालिक का नाम तो वो जानता नहीं था, इसलिए उसने पूछताछ के जाने तक इंतजार करना ही बेहतर समझा। उसे स्वयं पर गुस्सा भी आ रहा था कि कार के पेपर्स पहले ही चेक करके उसके मालिक का पता लगाने की बात उसे क्यों नहीं सूझी थी। सहसा अपने पीछे कड़हाने की आवाज़ सुनकर वो पलट गया। फिएट का ड्राइवर अपनी कनपट्टी सहलाता हुआ धीरे धीरे उठ रहा था। अवतार सिंह उससे मुखातिब हुआ।
अब कैसा महसूस कर रहे हो? उसने उत्सुकतापूर्वक पूछा। इस हरामजादे ने अचानक मुझ पर हमला कर दिया था। इसके हाथ में ज़रूर कोई कठोर चीज़ रही होगी। वो फंसी सी आवाज़ में बोला। ये साहब खुद ही ग्रेट चीज़ है, अवतार सिंह ने व्यंग्यपूर्वक कहा और फिर हाथ का सहारा देकर नीचे बैठे आदमी को ऊपर उठा दिया। हालांकि पेशे से रिपोर्टर है, लेकिन फसाद और मारा मारी करते फिरना अपना हक समझते हैं। गुस्से से दांत पीसता अजय वहां से हट गया। उसने उन दोनों की ओर से अपनी पीठ घुमा ली। एसआई प्रमोद एम्बेसडर के पेपर हाथ में लिए उसी के पास आ पहुंचा। ये कार कहाँ से मिली तुम्हें? उसने शक भरे स्वर में पूछा। इससे पहले कि अजय जवाब देता कि अवतार सिंह उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रमोद, ये आदमी रिपोर्टर साहब के खिलाफ मारपीट करने की बाकायदा रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है। ये तो मामूली बात है। इन हजरत पर कार के जाली कागजात रखने का जुर्म भी बनता है, प्रमोद ने कहा और फिर अजय से पूछा। बताया नहीं तुमने अम्बेसडर कहाँ से मिली? अजय अपने गुस्से को दबाए रखने का भरसक प्रयत्न कर रहा था। मेरी नहीं है, ये किसी दोस्त की कार है, मैं उससे मांग कर लाया था, वो फंसी सी आवाज़ में बोला। और तुम्हारे उस दोस्त का नाम हरबंस लाल है? प्रमोद ने हाथ में पकड़े रजिस्ट्रेशन पेपर्स पर निगाह डालकर बोला। हाँ, मेरी कार ख़राब हो गई थी और मुझे कहीं जल्दी पहुंचना था, तो अभी तो मैं जल्दी में हूँ। इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले को बेतकार का तूल ना दिया जाए, बल्कि यहीं ख़त्म कर दिया जाए। अपनी तसल्ली के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क करके इंस्पेक्टर रविशंकर से तुम मेरे बारे में पूछ सकते हो, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। हेडक्वार्टर्स में तो संपर्क करना ही पड़ेगा, लेकिन इंस्पेक्टर रविशंकर से बात मैं नहीं करूँगा, वो तो 2 दिन की सिक लीव पर हैं। तो फिर एसपी मनमोहन कश्यप से बात कर लो, अजय झल्ला कर बोला। हाँ, अफसरों के बड़े नाम रट रखे तुमने। मुझ जैसे मामूली एसआई के तो सुनकर ही होश गुम होने लगे हैं। अवतार सिंह, आओ जरा रिपोर्टर साहब से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लें। बेकार की बातें मत करो, अवतार सिंह शुष्क स्वर में बोला। रेडियो पर कंट्रोल रूम से संपर्क करके एम्बेसडर की सारी डिटेल्स देकर कहा कि किसी को भेजकर कार के मालिक को इस इलाके के थाने में बुला लिया जाए। मैं समझता हूँ हमें अजय कुमार को बंद करना पड़ेगा। फिएट के मालिक श्याम सुंदर शर्मा अजय के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार है। अजय गहरी सांस लेकर रह गया। वो हर पल स्वयं को फंसता जा रहा महसूस कर रहा था। प्रमोद रेडियो कार की ओर बढ़ गया। फिएट का मालिक अपनी कार के मडगार्ड से टिका खड़ा सिगरेट फूंक रहा था। उसके चेहरे पर क्रोधपूर्ण भाव थे। अजय उसके पास पहुंचा। इन सब के लिए मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर शर्मा, वो विनीत स्वर में बोला। जो भी हुआ वो महज गलतफहमी थी। हालांकि मैं नहीं समझता कि कानूनन मैंने कोई जुर्म किया है, फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आपके कार के नुकसान की भरपाई करने के लिए भी तैयार हूँ। आप गुस्सा थूक कर प्लीज़ इसे बुला दीजिए। और उसकी ओर एक हाथ बढ़ा दिया। शर्मा ने अजय के बढ़े हुए हाथ की ओर देखा तक नहीं। अब तुम नुकसान की भरपाई करना चाहते हो? उस वक्त क्या हुआ था? अब तुमने ठीक मेरी कार के आगे कार रोकी थी और खामा मुझ पर हाथ उठा दिया था। दफा हो जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। अजय क्रोध और अपमान से तिलमिला गया। बहुत हुआ ऑफिसर, वह अपने स्वर पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। अब इस नाटक को ख़त्म करो। तुम अच्छी तरह जानते हो इस आदमी की शिकायत में कोई दम नहीं है। गलती इसकी अपनी थी। इसने अपनी कार की रेड लाइट द्वारा चौराहे पर रुकने का संकेत दिया था। चौराहा पार करते समय जब इसने मेरी कार को पीछे से टक्कर मारी, मेरी कार की रफ्तार मुश्किल से 10 मील की थी। इसका कुछ नहीं बिगड़ा। मेरी कार पेड़ से टकरा गई, फिर मुझे ललकारता हुआ झगड़ा करने पर आमादा हो गया और इसके बावजूद मुझ पर धौंस जमा रहा है। इसकी शिकायत से भी मुझ पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? तुम अच्छी तरह जानते हो। इस बेवकूफ़ाना शिकायत के बिना पर अगर मुझे हेडक्वार्टर्स ले जाया भी गया तो वहाँ से बाहर आने में मुझे 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। तुम शायद नहीं जानते कि रविशंकर और मनमोहन कश्यप से मेरे कितने पुराने और अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर तुम मुझ पर चार्ज लगा के बंद करके कोई इनाम पाने की फ़िराक में हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई इनाम पाने की फ़िराक में नहीं हूँ। मैं एक पुलिसमैन हूँ। ये मेरा फ़र्ज़ है और अपने फ़र्ज़ को अंजाम दे रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ़ शिकायत है और शिकायत पर कार्रवाई करना मेरा फ़र्ज़ बनता है।
अजय बेहद परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाए। उसने चंद पल कुछ सोचा, फिर अवतार सिंह की बाँह पकड़कर उसे थोड़ा अलग ले गया। देखो ऑफिसर, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि अभी हेडक्वार्टर्स जाकर इस मामले को निपटाने के चक्कर में पड़ूँ। मैं कल सुबह हेडक्वार्टर्स पहुँच जाऊँगा। इस वक्त मेरी ज़बान पर भरोसा करके तुम फ़ौरन मुझे चले जाने दो। बोलो, अपनी इस सेवा के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? उसने जेब से अपना पर्स निकाल लिया। 100, 2 या 500? 1000 में यकीन दिलाता हूँ कि मुझ पर जो भी चार्ज लगाया जाएगा उसकी जवाबदेही के लिए मैं सुबह हाजिर हो जाऊँगा। पर्स खोलकर 100 रुपये के 10 नोट उसने एसआई के हाथों में थमा दिए। अवतार सिंह ने नोट मुट्ठी में भींचकर अपने साथी को हाँक लगाई, जो पुलिस कार में बैठा कार रेडियो द्वारा हेडक्वार्टर से बातें कर रहा था। प्रमोद, इस पर एक और चार्ज लग गया है, बड़ा ही तगड़ा चार्ज। इसने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की है, सबूत मेरे पास है। कितने रुपए हैं? 1000। तब तो आज रात इस हरामजादे का पुलिंदा बन गया समझो, प्रमोद ने कहा और कार से उतरकर मुस्कुराता हुआ उनके पास पहुंचा। अब हमें सीधा पुलिस स्टेशन चलना है। हेडक्वार्टर से हरबंस लाल को वहां बुलाने के लिए कांस्टेबल को रवाना कर दिया गया है। उसने अधिकारपूर्वक अजय की बाँह पकड़कर अपनी ओर घुमाया। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में चलूँगा और पुलिस कार हमारे पीछे रहेगी। अजय मन महसूस कर रह गया। उस एम्बेसडर को पुलिस स्टेशन ले जाना एक ऐसा काम था जिसे वो हरगिज़ करना नहीं चाहता था। इस बात की ज़रा भी फिक्र उसे नहीं थी कि वहाँ पहुँचने पर उसका अपना क्या अंजाम होगा। पुलिस विभाग के कई बड़े अफसरों से उसके बहुत अच्छे रसूख थे। जो बेहुदा चार्जेस ये दोनों ज़िद्दी और कम अकल एसआई उस पर लगा रहे थे, उनके दम पर उसे 10 मिनट भी वहाँ नहीं रोका जा सकता था। लेकिन उसे एम्बेसडर की बड़ी पूरी फिक्र थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने बड़ी भारी बेवकूफ़ी की थी, ये कहकर कि वो कार उसके कार के मालिक द्वारा दी गई थी और कार का मालिक प्रत्यक्ष था हरबंस लाल नाम का कोई आदमी था। शायद हरिहर विराटनगर में इसी नाम का इस्तेमाल करता रहा था, या फिर हरबंस लाल हरिहर का कोई ऐसा दोस्त था जिससे वो कार मांग कर लाया था। असलियत चाहे जो भी हो, लेकिन अब ये साफ नजर आने लगा था कि एम्बेसडर उसके अधिकार से बाहर जा रही थी, डिक्की में बंद लाश सहित। अवतार सिंह पुलिस कार में जा बैठा। हेड कांस्टेबल और शर्मा फील्ड के आगे जाकर उसके मडगार्ड को बाहर की ओर खींच रहे थे ताकि टायर को नुकसान पहुंचाए बिना उसका पिचका हुआ हिस्सा पहिए से अलग हो जाए। अजय और प्रमोद अकेले खड़े थे। अजय के जी में एक बार तो आया कि उसकी पुलिस रिवॉल्वर को हॉल्स्टर से खींच ले, उसी से उसकी खोपड़ी चटका कर उसे धराशायी करके वहाँ से भाग जाए। लेकिन फिर फौरन ही उसे अपना ये विचार मूर्खतापूर्ण लगने लगा। अगर वो वहाँ से भागने में कामयाब हो भी जाता तो भी बाकी हालात तो वैसे ही रहने थे। अलबत्ता उसकी अपनी स्थिति और भी बदतर हो जानी थी। वे लोग उसे अच्छी तरह जानते थे और इस बात के सबूत में गवाह उनके पास मौजूद थे कि जब एम्बेसडर पर उन्होंने अधिकार कर लिया था तो वही से चला रहा था, और फिर डिक्की से लाश बरामद होते ही सारी जिम्मेदारी उस पर आ ही जानी थी। अंत में उसने अपनी तकदीर पर भरोसा करते हुए खुद को हालात के हवाले कर देना ही बेहतर समझा। ओके प्रमोद, तुम जो कहते हो मैं करूँगा, लेकिन अगर अपनी इस हरकत के लिए तुम्हें अपने अफसरों के गुस्से का शिकार होना पड़े ना, तो मुझे दोष मत देना। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं खुद निपट लूँगा। दोनों एम्बेसडर के पास पहुँचे। प्रमोद के संकेत पर अजय ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। प्रमोद ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जानते हो मैं किस मौके की तलाश में हूँ? उसने खिड़की पर हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, अजय ने जवाब दिया। जब मैं घूमकर दूसरी ओर से तुम्हारी बगल पर बैठने की कोशिश करूं, प्रमोद गुर्राता सा बोला, तो तुम कोई ऐसी हरकत कर बैठो ताकि तुम्हें शूट करने का बहाना मिल सके। अजय कुछ नहीं बोला। उसका किसी भी तरह की हरकत करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो समझ गया था कि प्रमोद ने जो कहा था उसे करने में वो हिचकेगा नहीं। वो चुपचाप बैठा इंतजार करने लगा। प्रमोद कार के पीछे से घूमकर उसके बगल में आ बैठा। फील्ड पीछे से हटा दी गई थी और उसका ड्राइवर उसे आगे बढ़ा चुका था। अजय ने इंजन स्टार्ट करके एम्बेसडर फुटपाथ से नीचे उतारी
और उसी दिशा में ड्राइव करने लगा। पुलिस कार भी कोई 100 गज पीछे रहकर उनका अनुकरण कर रही थी। अजय खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। उसने प्रमोद से बोलना तो दूर रहा, उसकी तरफ देखा तक नहीं। दोनों कारें इस प्रकार आगे पीछे चलती हुई निकटतम पुलिस स्टेशन पर जा पहुंची। अजय ने पार्किंग लॉट में एक खाली स्थान पर कार पार्क की, लेकिन फिएट उसे वहां कहीं नजर नहीं आई। पुलिस कार उसकी बगल में आ रुकी। जब अजय लाइट्स ऑफ करके इंजन बंद कर रहा था, उसने पुलिस कार की खिड़की से बाहर झांकते अवतार सिंह को कहते सुना, ताज़ा खबर सुनो प्रमोद, हमारे हाथ जैकपॉट लग गया है। कुछ ही देर पहले कंट्रोल रूम ने रेडियो पर सूचना दी है कि ये एम्बेसडर कार चोरी की है। अवतार सिंह के शब्द सुनते ही अजय के सर पर तो मानो गाज सी गिरी। वो समझ गया आज रात उसकी किस्मत कदम कदम पर दगा देने पर तुली हुई थी। हरिहर द्वारा इस्तेमाल की गई कार चोरी की थी। इस बात की तो कल्पना भी वो नहीं कर सकता था कि हरिहर ने जो कार मेघदूत होटल में पार्क की थी वो चोरी की रही होगी। अगर उसे पता होता उस कार का मृतक से कोई रिश्ता कायम नहीं किया जा सकता था, तो उस कार को होटल के पार्किंग लॉट में ही छोड़कर लाश को ले जाने के लिए उसने किसी और कार का इंतज़ाम कर लेना था। लेकिन अब इस बारे में सोचना भी निरी मूर्खता थी। ऐसा कुछ करने का वक्त पीछे छूट चुका था। असलियत ये थी कि कार पुलिस स्टेशन में खड़ी थी और अगर किसी को डिग्गी चेक करने की बात सूझ गई तो यकीनन उसका पुलंदा बन जाना था, और ऐसा हो जाना मौजूदा हालत में निहायत मामूली सी बात थी। मन ही मन भयानक आशंका से कांपता अजय कार से नीचे उतर गया। वो सोच रहा था इस विकट स्थिति से छुटकारा पाने का जल्दी से जल्दी कोई तरीका निकालना ज़रूरी था, और इस सिलसिले में ज़्यादा ज़रूरी बात थी कि उसे बड़ी पूरी होशियारी और सहजता के साथ काम लेना होगा। सबसे अहम बात थी कि उस एम्बेसडर को पुलिस स्टेशन से यथासंभव शीघ्रतापूर्वक दूर पहुंचाना और फिर पुलिस को से अपनी जान छुड़ाना। वो पहले ही कार को उसके मालिक से मांगने का झूठ बोलने की बेवकूफ़ी कर बैठा था, लेकिन अब उसे अपने इस झूठ पर लीपापोती करनी होगी। वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए कोई ऐसे तर्कपूर्ण कहानी सोचने की कोशिश करने लगा जिससे एम्बेसडर के उसके अधिकार में होने की ठोस सफाई दी जा सके। एसआई प्रमोद भी कार से उतर चुका था और कार की दूसरी साइड में खड़ा अपने साथी अवतार सिंह से धीमी आवाज़ में कुछ बातें कर रहा था। फिर उसने हेड कांस्टेबल को बुलाकर उससे कुछ कहा, फिर उल्टे पैरों कार की ओर लौट गया। चंद क्षणोपरांत वो वापस लौटा तो उसके हाथों में हथकड़ियों का एक जोड़ा था। वे तीनों अजय के पास पहुंचे और अजय द्वारा लाख प्रतिवाद करने के बावजूद कि वो ना तो कहीं भाग रहा था और ना ही ऐसा कुछ करने का उसका कोई इरादा था, उसे हथकड़ियाँ पहना दी गई। फिर वे उसे लगभग धकेलते हुए साथ लेकर पुलिस स्टेशन की मुख्य इमारत में दाखिल हुए। अजय का रोम रोम गुस्से से लग रहा था, लेकिन वो विवश था, कुछ कर भी तो नहीं सकता था। छोटा सा गलियारा पार करके उसे उस कमरे में पहुंचा दिया गया जहां रिपोर्ट दर्ज कराई जाती थी। अजय को बेंच पर बैठा दिया गया। हेड कांस्टेबल भी, जिसके हाथ में हथकड़ी से जुड़ी रस्सी का दूसरा सिरा था, वहीं खड़ा था। रिपोर्ट लिखने वाला जो हेड कांस्टेबल मोटा सा रोज नामचा खोले बैठा था, उसे अजय मामूली तौर पर जानता था। उसके पास ही एक एएसआई कांस्टेबल और विराटनगर के एक स्थानीय अखबार का रिपोर्टर मौजूद थे। अवतार सिंह और प्रमोद रिपोर्ट दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल के पास जाकर धीरे धीरे उससे बातें कर रहे थे। रिपोर्टर की निगाह जैसे ही अजय पर पड़ी, एक पल के लिए वो हैरानगी से मुंह बाए खड़ा रहा, फिर लपकते हुए उसके पास जा पहुंचा। ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुजी? हथकड़ियाँ आपके हाथों में? अजय ने फौरन मौके का फ़ायदा उठाना बेहतर समझा। तुम्हें विमल का पता मालूम है? उसने पास ही खड़े हेड कांस्टेबल की परवाह ना करते हुए पूछा। विमल थंडर का ट्रेनी रिपोर्टर और अजय का असिस्टेंट था। हाँ, वैसे कुछ ही देर पहले मैंने उसे पुलिस हेडक्वार्टर्स में देखा था। उसको यहाँ बुला सकते हो? श्योर, देन गो एंड डू इट। रिपोर्टर बिना कुछ और पूछे बाहर दौड़ गया। अजय ने वहाँ पहुँचने के बाद पहली बार नोट किया कि फिएट का मालिक श्याम सुंदर शर्मा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। एसआई साहब, उसने अवतार सिंह को संबोधित किया। उसके स्वर में व्यंग्यपूर्ण था। जिस आदमी की शिकायत पर मुझे गिरफ्तार किया गया वो तो नज़र नहीं आ रहा, कहाँ गायब हो गया? जब तक वो नहीं आता तुम चुपचाप बैठे रहो। अवतार सिंह उसे घुड़की देता हुआ प्रमोद सहित कमरे से बाहर निकल गया। अजय ने गहरी सांस ली।
श्याम सुंदर शर्मा और अवतार सिंह वगैरह को दिमाग से निकाल कर वह एम्बेसडर के मालिक के बारे में सोचने लगा। कार के मालिक ने अपनी चोरी गई कार वापस लेने के लिए कार को ज़रूर चेक करना था, और चेकिंग के दौरान अगर उसने कार की डिग्गी खोल ली तो फिर वो डिग्गी में बंद लाश की क्या सफाई देगा। इसके जवाब में अजय को कई कहानियां सूझी, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं थी जो खुद उसके गले से भी सही ढंग से नीचे उतर पाती। इसी सोच विचार में करीब 15 मिनट गुजर गए। फिर अवतार सिंह और प्रमोट ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर प्रताप सिंह सहित वापस वहीं पर दाखिल हुए। अधेड़ उम्र, खिचड़ी बालों, कठोर चेहरे और दोहरे बदन वाला प्रताप चंद मेहनती और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। अजय भी उससे परिचित था। उन तीनों के पीछे सबसे बाद में अंदर आए एक अन्य आदमी पर अजय की निगाह पड़ी। ठिगने कद और भारी जिस्म वाला वह आदमी नर्वस और परेशान सा नजर आ रहा था। ऐसा लगता था कि मानो पुलिस स्टेशन आने के बजाय उस वक्त वह इत्मीनान से अपने घर में होना चाहता था। इंस्पेक्टर प्रताप चंद ने अजय की ओर सर हिलाया, फिर पलट कर अवतार सिंह से बोला, हथकड़ियाँ खोल दो। मैं नहीं समझता कि अजय यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। राइट सर। अवतार सिंह ने अजय से निगाहें मिलाने से बचते हुए कहा और हेड कांस्टेबल को हथकड़ियाँ खोलने का आदेश दे दिया। हेड कांस्टेबल ने जेब से चाबी निकालकर अजय के हाथों की हथकड़ियाँ उतार दी। हथकड़ियाँ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने इस आदमी के बड़े चर्चे सुन रखे हैं, अवतार सिंह सफाई देते हुए बोला, इसलिए एहतियातन इसे खुला रखना ठीक नहीं समझा। ठीक है, जाओ अपनी पेट्रोल ड्यूटी पर वापस जा सकते हो तुम लोग। ओके सर। अवतार सिंह और प्रमोद हेड कांस्टेबल सहित बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर अजय और उस मोटे ठिगने आदमी से बोला, आप दोनों मेरे साथ आइए। अजय खड़ा हो गया। वे तीनों बाहर निकल कर एक ऑफिस नुमा कमरे में पहुंचे। इंस्पेक्टर डेस्क के पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तशरीफ़ रखिए। अजय और मोटा ठिगना उसके सम्मुख बैठ गए। इंस्पेक्टर ने मोटे की ओर देखा। आपने इस आदमी को पहले कभी देखा है मिस्टर हरबंसलाल? उसने अजय की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं, कभी नहीं। यहाँ आने के बाद ही मुझे इसके बारे में पता चला कि इसने मेरी कार चुराई थी। बाहर जो एम्बेसडर खड़ी है वो आपकी है? जी हाँ, सबूत के तौर पर मैं उसके रखे कागज के पेपर्स भी पेश कर सकता हूँ। ज़रूरत नहीं है, वो सब हम पहले ही पता लगा चुके हैं। इंस्पेक्टर बोला, आपका बयान भी हम ले चुके हैं। आपको कार मिल गई है और वो सही सलामत है। कोई ख़ास नुकसान आपका नहीं हुआ है, इसलिए आप अपनी कार लेकर जा सकते हैं। अगर दोबारा ज़रूरत पड़ी तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन इस आदमी का क्या होगा? आप इसको यूं ही छोड़ देंगे? मोटे ने हैरानगी जाहिर करते हुए पूछा। फिर अचानक उसका स्वर तेज हो गया। मेरी कार मेरे घर के बाहर खड़ी थी, यह आदमी उसे चुरा कर ले गया। क्या ये जुर्म नहीं है? बिल्कुल है, इंस्पेक्टर धैर्यपूर्वक बोला, और इस बारे में मुनासिब कार्रवाई भी हम ज़रूर करेंगे। हरबंसलाल बेमन से खड़ा हो गया। ठीक है इंस्पेक्टर, मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस आदमी को आप सज़ा ज़रूर दिलवाइए। मैं कह चुका हूँ, हम मुनासिब कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इस दफ़ा इंस्पेक्टर तनिक कड़े स्वर में बोला और हरबंसलाल चुपचाप चला गया। इंस्पेक्टर ने अब तक खामोश अजय को गौर से देखा। अब आप शुरू हो जाइए रिपोर्टर साहब, क्या किस्सा है ये सारा? अजय इस बीच कहानी गढ़ चुका था। हालांकि कहानी ना तो दमदार थी और ना ही इस बात का भरोसा उसे था कि उस पर यकीन कर लिया जाएगा। फिर भी अपनी सफाई में क्योंकि कुछ कहना भी ज़रूरी था, इसलिए उसने वही सुना देना बेहतर समझा। सच बात यह है इंस्पेक्टर, मैं नहीं जानता था कि वो कार चोरी की है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ है। क्या मतलब? मैं किसी से मिलने जा रहा था कि रास्ते में टैक्सी ख़राब हो गई। दूसरी टैक्सी उस स्थान पर मिलने की उम्मीद नहीं के बराबर थी। टैक्सी स्टैंड वहाँ से दूर था। पास ही एक बार थी। मैं इस इरादे से वहाँ पहुँच गया, या तो टैक्सी मिल जाएगी या फिर वहाँ से टैक्सी स्टैंड फ़ोन करके टैक्सी मंगा लूँगा। मुझे अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही थी। उसने अपनी रिस्ट वॉच पर निगाह डाली, और अब तो बहुत ज़्यादा ही देर हो गई है। खैर, मैं बार में पहुँचा। बारमैन से टैक्सी स्टैंड का नंबर मालूम करके मैं फ़ोन करने ही वाला था कि एक आदमी ने मुझे नाम लेकर पुकारा। मैंने पलट कर देखा। आवाज़ लगाने वाला औसत कद बुद्ध का कोई 45 से 1 साल का आदमी था।
वो बहुत ज़्यादा पिए हुए था कि स्टूल पर बैठा बैठा झूल रहा था। अब मुझे वो आदमी जाना पहचाना सा तो लगा, मगर वो कौन था, क्या करता था या कहाँ रहता था, ये कुछ याद नहीं आ सका। मैं उसके पास पहुंचा तो वो अपने साथ एक ड्रिंक लेने की ज़िद करने लगा। मैंने अपने ज़रूरी अपॉइंटमेंट के बारे में बताते हुए माफ़ी चाही और बार में आने की वजह बताई तो उसने ज़बरन कार की चाबियाँ देते हुए कहा कि टैक्सी के पछड़े में पड़ने की बजाय मैं बाहर खड़ी एम्बेसडर इस्तेमाल कर सकता हूँ। सुबह मेरे ऑफिस आकर वो अपनी कार ले जाएगा। जल्दी में तो मैं था ही पहले से, बस उसे धन्यवाद किया। बाहर से निकलकर मैं उस एम्बेसडर में सवार होकर रवाना हो गया। फिर उस कार में फेट वाले ने टक्कर मार दी और बात की सारी कहानी तो आपको मालूम है ही। उसने अपने माथे पर हाथ फिराया और विचारपूर्ण स्वर में बोला, फिर जब मुझे पता चला कि वो चोरी की कार थी, तब से मैं बराबर उस आदमी का नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप ही बताइए, मुझे उस वक्त क्या इल्हाम होना था कि वो कार जो वो मुझे दे रहा है चोरी की थी। हो सकता है नशे की झोंक में इस बात को उसने मजाक के तौर पर लिया हो, लेकिन मैं कैसे जान सकता था कि उसके दिमाग में क्या है। मैं बेहद जल्दी में था और उस वक्त उसकी वो ऑफ़र ठुकराने की मामूली सी भी कोई वजह मेरे सामने नहीं थी। और बराबर कोशिश करने के बावजूद आपको उस मेहरबान का नाम पता याद ही नहीं आ रहा है? इंस्पेक्टर ने पूछा। नहीं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर सुबह तक भी याद आ गया तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। इंस्पेक्टर ने उसे घूरा। वो बात की बात है, लेकिन तुम क्या समझते हो, तुम्हारी इस लचर कहानी पर मैं यकीन कर लूँगा? तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे कि मैंने जानबूझकर किसी के घर के सामने खड़ी कार चुराई थी? नहीं, मैं इस पर भी यकीन नहीं करूँगा। यानी आप मुझ पर कार चुराने का इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं? इंस्पेक्टर के चेहरे पर हिचकिचाहट के भरे भाव पैदा हो गए। क्या ये सही है, उसने बात बदलते हुए पूछा, कि उस एम्बेसडर से एक फिएट टकराई थी और फिर तुमने फिएट के मालिक पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था? सर, सारी गलती उसी की थी। इसके लिए भी वही जिम्मेदार था। इस बात को लेकर अब अगर वो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है या फिर कोई और फसाद खड़ा करता है तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसे ज़िंदगी भर याद रहेगा। श्याम सुंदर शर्मा के अब यहाँ तक ना पहुँचने से तो लगता है कि इस बारे में कुछ करने का आपने अपना इरादा बदल ही लिया है, इसलिए इस मामले में भी तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। फिर तब तो सारा किस्सा ही निमट गया। नहीं, अभी एक मामला और बाकी है। कौन सा? तुमने पुलिस के 2 जिम्मेदार अफसरों को रिश्वत देने की कोशिश की। क्या बकवास है ये? इंस्पेक्टर ने भौहें चढ़ाकर उसे घूरा। मतलब? मैं मानता हूँ मैंने एक एसआई को रुपए दिए थे, हालांकि उसके पीछे मेरा रिश्वत देने जैसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे समझ लेना चाहिए था कि इस बात का गहरा मतलब निकाला जा सकता था। असलियत ये है कि वो रुपए मैंने अपने जाति जमानत के तौर पर यह आश्वासन दिलाने के लिए दिया था कि मैं कल सुबह आप लोगों की खिदमत में पेश हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने अपॉइंटमेंट के लिए देर हो रही थी और दोनों मातहत मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे थे कि मानो मैं कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व ना होकर किसी के मर्डर केस में इन्वॉल्व था। रुपए देते समय मुझे इस नज़रिए से भी सोच लेना चाहिए था, लेकिन उस वक्त आपके मातहतों द्वारा कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि सही ढंग से सोच पाने की स्थिति में मैं नहीं था। इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। ये रही तुम्हारी रकम। अजय ने नोट ले लिए। उसने गिना। 100 रुपये के कुल 5 नोट थे, जबकि उसने पूरे 1000 रुपये दिए थे। वो समझ गया कि अवतार सिंह और प्रमोद बाकी के 500 रुपये डकाल गए थे। उसके जी में तो आया कि बता दे कि उसने 1000 रुपये दिए थे, लेकिन फिर मौके की नज़ाकत को देखते हुए उसने इस बारे में कुछ न कहकर 500 रुपये की चपत सह लेना ही बेहतर समझा। नोटों के नंबर तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने उस एसआई को 100 रुपये के नोट ही दिए थे। अब अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं एसपी मनमोहन कश्यप को फ़ोन करना चाहता हूँ। कर लूँ? किस लिए? दोनों एसआई मुझ पर जो चार्जेस लगाकर यहाँ लाए थे, उनमें से किसी में भी अब कोई दम नहीं रह गया है। मैं कश्यप साहब को सारी स्थिति की जानकारी देकर उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि फ़िलहाल मुझे जाने दिया जाए। कार एक्सीडेंट का बखेड़ा शुरू होने से पहले जहाँ मैं जाना चाहता था, मैं अभी भी वहीं पहुँचना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर गौर से उसे देख रहा था। और कुछ?
इस वक्त मैं सिर्फ वादा कर सकता हूँ कि इस झमेले के चक्कर में जब भी आप बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। अगर आपको मेरी ज़बान पर एतबार है तो ठीक है, वरना आप मुझ पर चार्ज लगाइए, मैं अपनी ज़मानत का इंतज़ाम करता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़बान पर एतबार है। अजय खड़ा हो गया। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जवाब में तनिक मुस्कुरा दिया। अजय ऑफिस से बाहर आ गया। गलियारे में पहुंचते ही उसे विमल उस कमरे से निकलता दिखाई दिया जहां शिकायतें दर्ज की जाती थी। जाहिर था वो रिपोर्टर की हैसियत से अजय की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी हासिल करने की नीयत से उस कमरे में गया था। विमल उधर ही आ रहा था। अजय पर निगाह पड़ने ही वो लपकता हुआ उसके पास पहुंचा। हेलो बॉस। वो आदतन अजय को बॉस कहकर संबोधित करता हुआ बोला। ये सारा क्या किस्सा है? यहाँ से निकलो, सब बता दूंगा। अपना स्कूटर साथ लायो? नहीं, आज शाम ऑफिस के एक ज़रूरी काम से मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा था, तब से स्टाफ कार ही मेरे पास है। गुड, आओ। पुलिस स्टेशन की इमारत से निकलकर दोनों बाहर खड़ी थंडर की स्टाफ कार में सवार हो गए। कहाँ चलना है? विमल ने इंजन स्टार्ट करते हुए पूछा। उसकी बगल में बैठा अजय सिगरेट सुलगा रहा था। किसी बार में चलो। जिस दौर से मैं गुजरा हूँ उससे पैदा हुई बदमज़गी को विस्की में घोलकर पीना ज़रूरी हो गया है। विमल पुलिस स्टेशन की सीमा से निकलकर कार को सड़क पर ले आया और औसत रफ्तार में ड्राइव करने लगा। अब बताइए बॉस, क्या किस्सा है? अजय सीट में पसर कर सिगरेट के हल्के कश ले रहा था। उसके चेहरे पर गहरे विचारपूर्ण भाव थे। वो अपने अगले कदम के बारे में सोच रहा था। अभी कुछ मत पूछो प्लीज़। ओके बॉस। विमल ने बड़े ही आज्ञाकारी ढंग से कहकर खामोशी अख्तियार कर ली। अजय के दिमाग में कई सवाल सांप की भांति फन उठाए खड़े थे। क्या मेघदूत होटल जाकर कांता सभावाल को सावधान करना चाहिए कि सारा मामला गड़बड़ हो गया था? क्या विकी ने अपनी माँ को फ़ोन किया होगा कि वह सुरक्षित रूप से होटल वापस लौट आई होगी? लेकिन कांता के पास जाकर वह बताएगा क्या? यही ना कि मामला गड़बड़ हो गया था और उसके मृत पति की लाश किसी भी समय कहीं भी पड़ी पाई जा सकती थी। कांता सभावाल सब कुछ उसके हाथों सौंप कर बेफिक्र हो चुकी थी। बदकिस्मती से अचानक हालात ने ऐसा मोड़ ले लिया कि काबू से बाहर हो गए थे। दोबारा उसके पास जाकर उसे नए सिरे से फिक्र में डाल देना अजय ने मुनासिब नहीं समझा। उसने थोड़ी बारीकी से सोचा तो उसे लगा कि इस तमाम गड़बड़ के बावजूद कांता सभावाल और उसकी बेटी विक्की महफूज थे। लाश बरामद होने के बाद सबसे पहले सवाल उठना था शिनाख्त का। मृतक के पास ऐसा कोई कागज़ या अन्य कोई चीज़ नहीं थी जिससे फ़ौरन हरिहर नाथ गुप्ता के रूप में उसकी शिनाख्त की जा सके। पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट्स, कपड़ों पर लगे लेवल्स और अखबारों में फ़ोटो छपवा कर इन सारे तरीक़ों से उसकी शिनाख्त करने की कोशिश करनी थी। अपनी इस कोशिश में कामयाब होने के बावजूद ऐसा कोई चिन्ह पुलिस को नहीं मिलना था जिससे मृतक का संबंध कांता सभावाल से जोड़ा जा सके। ये सही था कि लाश जिस कंबल में लिपटी हुई थी उस पर होटल का नाम मौजूद था, लेकिन उस कंबल पर भी कोई ऐसा चिन्ह नहीं था जिससे पता चले कि वो किस कमरे से लिया गया था। यानी फिलहाल कांता सभावाल और विक्की काफ़ी हद तक सुरक्षित थीं, बशर्ते कि वे सामान्य बनी रहकर ऐसा जाहिर करती रहें कि मानो कुछ हुआ ही नहीं था। फिर अजय ने दूसरे पहलू से सोचना आरंभ किया। अगर लाश एम्बेसडर की डिग्गी में पाई गई तो एम्बेसडर क्योंकि एक खास वक्त के लिए उसके अपने अधिकार में रही थी, तो लाश का सीधा संबंध उसके साथ कायम किया जा सकता था। इस सूरत में भी कंबल की बात ज़रूर सामने आनी थी और पुलिस ने मेघदूत होटल जाकर जांच भी ज़रूर करनी थी। मोटे तौर पर उनकी जांच का एंगल मृतक के पूरे हुलिये के आधार पर होटल में ठहरे किसी ऐसे कस्टमर के बारे में पूछताछ करना होता था जो होटल से गायब हो, और ऐसा आदमी उन्हें मिलना नहीं था। और अगर पुलिस ने किसी कमरे से कंबल गायब का ये पता लगाने की जहमत उठाई तो भी कई सौ कमरे वाले उस होटल में इसका पता लगाने में कई दिन लगा सकते हैं। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में उसे कांता सभावाल और विक्की की बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए। उसने आखिरी कश लेकर सिगरेट का अवशेष कार की खिड़की से बाहर फेंकने के बाद विमल की ओर देखा। पुलिस स्टेशन से तुम्हें क्या पता लगा? कुछ खास नहीं बॉस, सिवाय इसके कि आपने एक शरीफ आदमी की कार को जानबूझकर टक्कर मारी थी और एक कार चुराने तथा 2 पुलिस अफसर को रिश्वत देने की कोशिश करने के इल्ज़ाम में आपको गिरफ्तार कर लिया गया था। सही? अजय मुस्कुराया। कुछ हद तक। कभी कभी एक के बाद एक अजीब बातें होती चली जाती हैं और आज भी ऐसे ही हुआ। लगता है ब्रजेश बरुआ के फ्रेंड के चक्कर में आज की तमाम रात काली करनी पड़ेगी।
विमल के चेहरे पर असमंजसतापूर्ण भाव आ गए। ब्रजेश बरुआ की फ्रेंड? हाँ, ब्रजेश बरुआ को जानते हो ना? जानता हूँ, लेकिन वो तो मुंबई में हुआ करता था। वो अभी भी वहीं है, लेकिन उसके एक फ्रेंड और क्राइम रिपोर्टर टीवी सीरियल की पटकथा लेखिका यहीं मौजूद है। वो बेचारी एक आदमी की लाश के झमेले में फंस गई, तो उसने कुछ और करने की बजाय ब्रजेश के दोस्त प्रेस रिपोर्टर अजय कुमार को मदद के लिए बुला भेजा, और उसकी अपनी जान तो लगभग छूट गई, मगर मैं गरीब मारा गया। बॉस प्लीज़ सस्पेंस क्रिएट करने के बजाय खुलासा तौर पर बताइए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम्हें किस ढंग से बताया जाए। क्यों? इसलिए कि मेरी बात सुनने के बाद तुमने सिर्फ एक ही बात सोचनी है कि मैंने खुद को इस बखेड़े में फंसाने की बेवकूफ़ी की ही क्यों। मैंने साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया? सॉरी कहकर होटल के उस कमरे से बाहर क्यों नहीं आ गया? क्योंकि मेरी जगह किसी भी समझदार आदमी ने इसके अलावा और कुछ करना ही नहीं था। लेकिन बॉस, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? क्यों नहीं कर सकता था? इसलिए कि वो आपके गहरे दोस्त ब्रिजेश की फ्रेंड है। बाज आया मैं तो अपने दोस्तों के दोस्तों से। मेरे लिए यही एक तजुर्बा काफ़ी है। खैर, फिलहाल मैं इससे ज़्यादा कुछ तुम्हें नहीं बता सकता। तुम्हारा ज़्यादा ना जानना ही बेहतर है। क्यों बॉस? इसलिए कि अगर हम किसी नई और मुसीबत में फंस गए तो तुमसे भी पूछताछ ज़रूर की जाएगी। फिर मेरे साथ साथ तुम भी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अरे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे तो है ना, मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता। खैर छोड़िए, ये तो बता दीजिए कि हम किस किस्म की मुसीबत में फंस सकते हैं। हमें एक कार चुरानी है। क्या? यानी आप कोई कार चुराना चाहते हैं? कोई और नहीं, वही कार। क्या पुलिस स्टेशन में तुम्हारी मुलाकात हरबंस लाल नाम के कोई आदमी से हुई थी? वो जो जिसकी कार चोरी हो गई थी और वो चोरी हुई कार का मालिक था, जिसे आप चला रहे थे? हाँ। विमल ने सर हिलाकर हामी भरी। मैंने उससे उसकी कार के बारे में बात की थी। उसका एड्रेस वगैरह है तुम्हारे पास? एड्रेस तो है, लेकिन क्या एक बार कार चोरी जाने के बाद वह इस मामले में एहतियात नहीं कर बरतेगा? मेरा मतलब है, उसके कहने के मुताबिक चोरी होने से पहले कार उसके घर के सामने खड़ी थी और गलती से वो चाबियाँ भी उसमें लगी छोड़ गया था। आप समझते हैं, एक बार फिर वो यही गलती फिर से दोहराएगा। अजय ने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर आपके लिए उस कार को दोबारा हासिल करना क्यों ज़रूरी है? विमल ने जानना चाहा। अरे यार, उस कार में मैं अपनी एक चीज़ छोड़ के आया हूँ। उस चीज़ को मैं जल्दी से जल्दी वापस पाना चाहता हूँ। विमल की आंखें सिकुड़ गईं। वो कई पल खामोशी से कार ड्राइव करता रहा। हो नो बॉस, उसके स्वर में अविश्वास का गहन पुट था। व्हाट हैपेंड? आपकी तमाम बातों से सिर्फ एक ही नतीजा निकलता है। चोरी की उस कार में आप एक लाश छोड़कर आए हैं और वो लाश कार की डिक्की में लॉक्ड है। अजय ने प्रशंसापूर्ण निगाहों से उसे देखा। तुम तो एकदम से ये नतीजा कैसे निकाल बैठे? क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपको अच्छी तरह समझता हूँ। मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ मेरा ये अनुमान गलत नहीं है। सीधी सी बात है, लाश के झमेले में फंसी ब्रजेश बरुआ की उस फ्रेंड ने आपको मदद के लिए बुलाया था। आप उसकी मदद करने से इनकार करके वहाँ से आ सकते थे, लेकिन आपने ऐसा करने की बजाय उसकी मदद करने की कोशिश की। चोरी की एक कार में लाश होटल से हटा भी दी गई, लेकिन फिर कार एक्सीडेंट की वजह से सब गड़बड़ हो गया। अब तुम्हारा ये अनुमान सही है या नहीं ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि इमेजिनेशन के मामले में तुम्हारा जवाब नहीं है। खैर, इस बात को यहीं छोड़कर असल मुद्दे पर आते हैं। हमारे लिए उस एम्बेसडर को जल्दी से जल्दी चुराना बेहद ज़रूरी है, ताकि मैं उस चीज़ को वापस पा सकूं जो उसमें रख छोड़ी है। हमें, यानी मैं भी आपके साथ रहूँगा? हाँ, क्योंकि ये अकेले आदमी का काम नहीं है। जो हुक्म बॉस, विमल ने कहा और फिर हिचकिचाता सा बोला, लेकिन लाशें इधर से उधर करना कानूनन जुर्म है। तुमसे ये किसने कह दिया कि मैं किसी लाश को इधर से उधर करने की